ठीक है ना। अब जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब नहीं हो सकता इसके बारे में देखो। मैं आपको दो केस दिखाऊंगा, उसमें से एक में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, एक में नहीं होगा। तो आप मुझे बताओगे। तो अपने पास ये डिस्क है, डिस्क है ये, और एक और डिस्क है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है देखो, ये डिस्क जो है ऐसे घूम रही है ओमेगा वन के साथ। ओके। और ये डिस्क जो है ऐसे घूम रही है ओमेगा टू के साथ। समझ में आया। दोनों हम लोग मतलब वर्टिकल एक्सिस है उनके, दोनों ग्रीन वाले वो एक्सिस है। और ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, फ्रंट टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब ऐसे डिस्क घूम रही है, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग ऐसे। अब क्या होगा, इनको कांटेक्ट में लेने की कोशिश हो जाएगी, मतलब ये डिस्क ऐसे आएगी 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 और यहाँ पे कांटेक्ट होना चालू होगा। कांटेक्ट होते ही आवाज आएगा, घासेगा ना, घिसेगा, है कि नहीं। तो घिसने के बाद क्या होगा बताओ। मान लो कि अपना ओमेगा वन बड़ा है आपके ओमेगा टू से, मतलब बड़ी डिस्क का ओमेगा भी बड़ा है। बड़ी डिस्क बहुत पावरफुल है ऐसे मानो, और वो थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं अपने से। तो एक टाइम के बाद कुछ तो होगा, फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में। फ्रिक्शन होना चाहिए वरना कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फ्रिक्शन के बिना तो वो लोग ऐसे ही नाम के लिए कांटेक्ट में होंगे, अपना अपना इंडिपेंडेंट मूव करेंगे। फ्रिक्शन होगा तो कुछ तो होगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है बताओ, याद करो। दोनों की ओमेगा, गलत बात, सही बात बताओ। नहीं, गलत। ठीक से बताओ, एकदम टू द पॉइंट चाहिए मेरे को। दोनों की ओमेगा सेम नहीं होगी, क्या होगा बताओ। हाँ, उससे क्या होगा। ये तो सही बोला। टू द पॉइंट चाहिए, आसर फीस नहीं। क्या होगा मुझे जल्दी से बताओ। एक पॉइंट तो सही है कि ओमेगा वन घटेगा ओमेगा टू बढ़ेगा। उससे क्या उखाड़ लेंगे हम लोग। अल्टीमेटली करना क्या चाहता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ये काम धंधा है कि ओमेगा बढ़ाओ घटाओ, उसको क्या चाहिए बताओ। हाँ, इसमें क्या दो कहाँ चाहिए, कोना दो कहाँ चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। कांटेक्ट पॉइंट्स जो हैं उनकी स्पीड सेम हो जाएगी तो फ्रिक्शन का काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन का संबंध सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट से है, बाकी कोई मतलब नहीं उसको। तो अगर दोनों कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे के रेस्ट में, रिस्पेक्ट में, अगर क्या होंगे, सेम स्पीड रखेंगे, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा ना। दोनों की स्पीड दहा दहा है दोनों कांटेक्ट पॉइंट की। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है मैं ले रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट है लाल वाला, ये ए पॉइंट है मान लो बड़ी डिस्क का। इसकी स्पीड कहाँ पे है, नीचे की तरफ ना। कितनी होगी इसकी स्पीड, कैपिटल आर ओमेगा वन मान लो, कैपिटल आर रेडियस इसकी। और ये वाला जो है इस पॉइंट की भी स्पीड नीचे ही होगी। इसकी स्पीड होगी स्मॉल आर ओमेगा टू, है कि नहीं। इनिशियली दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं, रेडियस अलग अलग है। इसका छोटा, इसकी रेडियस भी छोटी है बेचारे की, ओमेगा भी छोटी है, तो ये बहुत छोटी स्पीड है इसकी। तो यार बोलो, तो फ्रिक्शन देखेगा खींचते ही कि यार इसकी स्पीड तो बहुत कम है, तो फ्रिक्शन इसकी स्पीड बढ़ाएगा, इसलिए ओमेगा बढ़ेगा इसका। अरे यार बोलो, रेडियस तो कांस्टेंट है ना। और इसकी स्पीड घटाएगा, और अल्टीमेटली दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, दोनों घूमते ही रहेंगे। दोनों की ओमेगा भी सेम नहीं होगी, बट दोनों के कांटेक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। वही तो फ्रिक्शन का काम है, बस बाकी क्या मतलब फ्रिक्शन को, ओमेगा भी ओमेगा कोई मतलब नहीं। कांटेक्ट पॉइंट अगर रिलेटिवली रेस्ट पे है, दोनों की स्पीड अगर कांटेक्ट पॉइंट की सेम है, तो फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो हम लोग देख सकते हैं कि फाइनली में हम लोग क्या लिखेंगे। मान लो कि फाइनल इसकी ओमेगा वन डैश हो गई और इसकी ओमेगा टू डैश हो गई। ये तो इनिशियल वैल्यूज है ना। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर बोलो, ओमेगा वन डैश इक्वल टू स्मॉल आर ओमेगा टू डैश। क्योंकि आर और आर चेंज नहीं हो सकते, रेडियस कैसे चेंज होगी। जो कुछ चेंज होगा वो इसमें चेंज होगा, ओमेगा वन। और हम लोग देख सकते हैं ओमेगा टू बढ़ के ओमेगा डैश बन जाएगा, ओमेगा टू डैश। और ओमेगा वन घट के ओमेगा वन डैश बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया फ्रिक्शन का रोल। बोलो, अपने पास कितने वेरिएबल है यहाँ पे, ओमेगा वन ओमेगा टू, दो वेरिएबल है। ओमेगा वन और ओमेगा टू क्या है, दो वेरिएबल्स है अपने पास। इसका मास मान लो एम है, और इसका मास मान लो टू एम है। कुछ भी ले रहा हूँ ऐसे मन से। एक एम एक टू एम, कैपिटल आर स्मॉल आर गिवन डेटा में है, एम एम गिवन डेटा में। तो ये दो हो गए अपने पास। उसके बाद हम लगाएंगे दो वेरिएबल, तो दो इक्वेशन चाहिए ना। एक इक्वेशन फ्रिक्शन से आ गई, किससे आ गई। अब क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम लगेगा, और लगेगा तो किस पॉइंट के अबाउट लगेगा, ये जल्दी से बताओ सोच के। पॉइंट और कॉन्टेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लगेगा कंजर्वेशन। मतलब बेसिकली आपको ये ढूंढना है किस एक्सिस या किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, उसी के अबाउट लगेगा ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सोच समझ के बोलो।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा या किसके अबाउट लगेगा, जल्दी सोचो और बोलो। या नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में कहीं भी? नहीं लगेगा तो आंसर कैसे आएगा? चलो एक एक करते हैं। जो बड़े वाले का सेंटर है उसके अबाउट लग सकता है क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? क्यों? फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। सिस्टम के ऊपर बात कर रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर बात कर रहा हूँ। सिस्टम में तो वो दोनों इंटरनल फोर्स बन जाएंगे ना, फ्रिक्शन। नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा सिस्टम के ऊपर। तो बड़े वाले के सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता। जितना फ्रिक्शन वो छोटा लगाएगा बड़े के ऊपर, बड़ा इतने लगाएंगे छोटे के ऊपर, तो सिस्टम में तो कट गया ना सब कुछ। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बड़े वाली डिस्क की सेंटर के एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? फ्रिक्शन का तो टॉर्क जीरो आएगा, लेकिन दूसरी एक्सिस है ना वहाँ पे, वो उसमें तो फोर्स लग रहे हैं। ध्यान सब लोग देखना। ये अपना सेंटर है C1 और ये है C2। अगर किसी बच्चे ने बोला कि C1 एक्सिस के अबाउट मैं लूंगा, तो ये तो इंटरनल मामला बन गया। देयर इज नो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। लेकिन देयर इज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस। ये एक्सिस पे कुछ फोर्सेस होंगे ना, कि जैसे ही टच होगा ना फ्रिक्शन लगेगा, इधर के फोर्स से डिस्टर्ब हो जाएंगे इस एक्सिस के ऊपर, तो नए फोर्स आएंगे जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। तो उनकी वजह से आने वाला टॉर्क भी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इसका तो टॉर्क आएगा ना। जो भी फोर्स यहाँ लगेगा वो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना। तो सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क आएगा यहाँ के आने वाले नए फोर्सेस की वजह से, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली फॉर C2, C2 को अबाउट लेंगे तो C1 के फोर्स डिस्टर्ब करेंगे। C2 के अबाउट लेंगे तो हम लोग सिस्टम में फ्रिक्शन को इग्नोर कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, लेकिन C1 के फोर्स से डिस्टर्ब करने लग जाएंगे। सही बात है। कोई बोलेगा सर इस पॉइंट के अबाउट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन गायब हो गया, फ्रिक्शन के टॉर्क नमस्ते हो गए। लेकिन C1 C2 के एग्जिस्ट करते हैं, अननोन है सब। तो तीनों में से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको पकड़ने से सारे नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट टॉर्क जीरो हो जाए। क्योंकि इसको पकड़ा तो ये गया, इसके फोर्स से फ्रिक्शन गया लेकिन वो बच जाता है। इसको पकड़ा तो ये बच जाता है, इसको पकड़ा इस पॉइंट तो दोनों बच जाते हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा है जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो ना हो। इसीलिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। क्लियर है? कैसे करेंगे? तो अब इसमें अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इंपल्स। क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इंपल्स। मान लो कि ये जब दोनों कांटेक्ट में आए तो इनमें झटका लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगेगा, एंगुलर इंपल्स लगेगा, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। झटका हटा देगा, इंपल्स, इंपल्स में क्या चेंज होता था? मोमेंटम चेंज होता था तुरंत, सडनली, बहुत कम टाइम पीरियड। यहाँ पर भी जो है एंगुलर इंपल्स तुरंत लगेगा, एंगुलर मोमेंटम तुरंत चेंज होगा। तो लेटेस्ट से कि यहाँ पे अपने को टी टाइम में कांड हुआ है, dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में कांड हुआ है। सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना। फ्रिक्शन किस पे किधर लगेगा, ध्यान से देखो। इस वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा ना फ्रिक्शन, अरे बोलो। और वही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म में इधर लगेगा, ऐसे नीचे। समझ में आया क्या? तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा इस dt टाइम पे? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। फ्रिक्शन का टॉर्क होगा Fr। कितना होगा? तो Fr ये आ गया टॉर्क, इनटू टाइम dt करूंगा तो चेंज इन एंगुलर इंपल्स आ जाएगा। ये कैसे लिखा मैंने? अपने पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, हटो देगा। तो इंटीग्रल टाउ डॉट dt अगर करेंगे हम लोग, इंटीग्रल टाउ डॉट dt करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा अपने को, देखो। जैसे हमने कहते हैं इंटीग्रल f डॉट dt इक्वल टू डेल्टा p, वैसे तो है। अरे यार बोलो। तो इंटीग्रल अगर कर दूं मैं ऐसे, मान लो यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म पे लिखता हूँ, कैसे भी लिखो, इंटीग्रल एफ आर डॉट डी टी इक्वल टू डेल्टा एल आ जाएगा। अरे यार बोलो, डेल्टा एल की वैल्यू बताओ। ये क्या लिखा है मैंने? ये एंगुलर इंपल्स है क्या ये? टॉर्क डॉट डी टी ना, इंटीग्रल टॉर्क डॉट डी टी, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ना, एंगुलर मोमेंटम। अरे बोलो। अब ये एंगुलर इंपल्स मोमेंटम बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? घटा रहा है। यहाँ पे आएगा डिक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, क्या आएगा? और डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल बेटा है। डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना था? mr²/2, ये तो कॉमन ही आएगा ना, आई। ओमेगा इनिशियल कितनी होतो? ओमेगा 1। ओमेगा फाइनल कितनी होतो? ओमेगा 1 डैश। बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आता, वो उल्टा लिख देते, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करके। वैसे भी आप लिख सकते हो कि इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, बट उसमें आपको फिर प्लस माइनस करने पड़े। तो मैं दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। कुछ बच्चों को आदत होती है, मैं तो यही लिखूंगा कुछ भी हो जाए, इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, मैं तो यही लिखूंगा। तो वो लोग कैसे लिखेंगे बताएं? इंटीग्रल Fr dt, ये होगा आपका क्या है भाई, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर। फिर आपको साइन में घुसना पड़ेगा। अब ये जो लगा है फ्रिक्शन, ये ऊपर लगा है ना, तो इसका कैसे आया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे अभी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखेंगे? फाइनल कितनी है? mr² / 2 लूंगा। और फाइनल कितना है? ओमेगा 1
डैश, इसकी डायरेक्शन देखो जरा, ओमेगा वन डैश में क्लॉकवाइज आ रही है। अरे यार इसको डिक्रीज करके ऐसे ही तो आएगा ना वो नया वाला, तो क्लॉकवाइज आएगा ना, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। आपने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, बट साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं है तो, है कि नहीं? तो फाइनल माइनस लिख रहा हूँ लेकिन साइन के साथ लिखना पड़ेगा, तो फाइनल लिख दिया मैंने। इनिशियल कितना था, वो भी निगेटिव ही था, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली वही आया, देखो ना यार, वही तो आया। तो या तो आप फाइनल माइनस इनिशियल एक ही फॉर्मुला रटो और प्लस माइनस डालते जाओ, या तो लॉजिक से एक एक लाइन में लिख दो तुरंत। ठीक है, आपको जैसी इच्छा। यहाँ पे पहला इक्वेशन यहाँ पे कैसे बना अपने को, यहाँ से मिला। आप यहाँ से देखो, आप ध्यान से, क्या बाहर निकलेगा इससे, आर, आर रेडियस कांस्टेंट है, वो क्या कर रहा है इंटीग्रेशन बेचारा, रहे कि नहीं? तो आर इंटू इंटीग्रेशन एफ टी टी, फोर्स तो वेरिएबल है ना फ्रिक्शन का, अजीब सा फोर्स है वो, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू यहाँ पे आएंगे ओमेगा वन माइनस ओमेगा वन डैश। एक्चुअली फ्रिक्शन का फोर्स काइनेटिक होगा, कांस्टेंट होगा, बट उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, समझ में आया? ये इक्वेशन किस किस के लिए लिखा मैंने, बड़ी के लिए, वैसे ही किसके लिए लिखूंगा, छोटी के लिए। छोटी के लिए आप बताओगे अभी, चलो छोटी के लिए आप बताओ। सिमिलरली ऐसा आएगा, स्मॉलर बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन वही एफ लगेगा, दूसरा नहीं, और वही टाइम लगेगा, दोनों एक साथ हो रहा है ना, इज इक्वल टू क्या, आप लिखेंगे अपन फाइनल माइनस इनिशियल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये इंक्रीज का फॉर्मूला है, विदाउट साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आएगा एम, टू एम है यहाँ पे, ध्यान से देखो, टू एम है भाई, टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू क्या लिखेंगे, ओमेगा टू डैश माइनस ओमेगा टू। समझ में आया क्या? अब आप देख सकते हो कि ये स्मॉल आर अगर आप इधर ले जाओ और ये कैपिटल आर आप इधर ले जाओ, तो ये दोनों इक्वल है। इंटीग्रल एफ डी टी एम डी टी, वो लीनियर इंपल्स है वो। इंटीग्रल एफ डी टी क्या है, लीनियर इंपल्स, ऑटो देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अपने पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन दोनों से मिलने बन के वाली, और ये वाली, दोनों से आंसर आ जाएगा। समझ गए तरीका? तो जहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पा रहा है वहां इंपल्स, वहां क्या लगेगा, इंपल्स। और इंपल्स का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल टॉर्क डॉट डी टी, इंटीग्रल टॉर्क डॉट डी टी। तो टॉर्क कैसे लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम करेंगे ना, डी करने के लिए, तो वो सब करके अपने को ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? मैं एंड में आपको कंक्लूजन बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूरा लिखना कि पहला इक्वेशन हमने कैसे फ्रिक्शन से निकाला, दूसरे में क्यों एंगुलर मोमेंटम नहीं लग पाया इक्वेशन कंजर्वेशन, तो तीसरे में हमने, फिर तीसरे पॉइंट में हमने किस तरह से इंपल्स को इंट्रोड्यूस किया। ये डिटेल में आप लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी मेंस में और नीट में आता है, क्योंकि सब बच्चे इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के गलत आंसर निकाल देते हैं। पहला वाला सब सही करते हैं, वो आर ओमेगा वन डैश आर टू ओमेगा डैश वो सब, बट बाद में एंगुलर मोमेंटम में घुस जाते हैं बेचारे, तो वो सब नहीं करना है।
जल्दी दिखा करो यार, फास्ट एकदम। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों पॉइंट जो है कांटेक्ट पॉइंट नीचे जा रहे थे। अगर एक नीचे और एक ऊपर जा रहा होता तो दोनों के ओमेगा मतलब क्लॉकवाइज ही होती तो फिर एक को पूरा रिवर्स मारता फ्रिक्शन। तो पहले रोकता और फिर उल्टा घुमाता, अल्टीमेटली दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड जीरो होनी चाहिए, मतलब दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी भी सेम। तो वो तो सब साइन कन्वेंशन से आ जाता, प्लस माइनस लिख के हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े क्या? अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके और इसके लिए, एग्जाम के लिए, कि लिखा भी हमने सामने आपके, ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे आर था ना ऐसे, यहाँ पे आर था ना बेटा, नहीं हुआ है तुम्हारा लिखना? हो गया? लिखो जल्दी, लास्ट मिनट दे रहा हूँ। हो गया क्या? हो गया ना? आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आर मतलब डिस्टेंस है ना, है कि नहीं? और ये चीज क्या है? लीनियर इम्पल्स, तो पी है अपना। तो हम लोग डायरेक्ट पी मतलब लीनियर इम्पल्स इनटू डिस्टेंस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? एंगुलर इम्पल्स मिल जाएगा, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ मैं, देखो। एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। एंगुलर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स का क्या फॉर्मूला था? लीनियर इम्पल्स का क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। वैसे यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला ध्यान से देखना, हम लिखेंगे पहले तो जरूर आर डॉट पी, आर मतलब डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, एक्स लेता हूँ, एक्स पी एक्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। पी क्या है? पी है लीनियर इम्पल्स, सही है ना? और एक्स क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर बार रेडियस थोड़ी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, या पॉइंट ऑफ, ले लो बात कर दो। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पी वेक्टर। अब सब लोग इस बात को ध्यान समझना, नहीं ये तो ऐसे नहीं आएगा, पी क्रॉस आर आएगा ये, ठीक है? ऐसे आएगा पी वेक्टर। अब सब लोग ध्यान से देखना, ये जो लीनियर इंपल्स होती है वो तो फोर्स ही होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो लीनियर इंपल्स की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन, है कि नहीं? तो फोर्स की डायरेक्शन इनटू हम लोग आर क्रॉस एफ करते हैं ना हम लोग, टॉर्क निकालने के लिए, आर क्रॉस एफ। तो वैसे आपको एक्स क्रॉस एफ करना है। यहाँ पे आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन आने वाली है, वही डायरेक्शन आपकी आएगी एक्स क्रॉस पी की। आर तो एक्स है और एफ की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, माइंड नहीं। तो दोनों का आंसर वही आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना? तो उस डायरेक्शन में अपने को लेना है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिया, डायरेक्ट काम का डिस्टेंस लेंगे हम लोग। डायरेक्ट क्या लेंगे? काम का डिस्टेंस लेंगे। मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये है आपका नया इक्वेशन, मतलब लीनियर इंपल्स को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाए, इतना याद रखो आप, एप्लीकेशन में सिखाऊंगा। लीनियर इंपल्स को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्टेंस से, तुरंत आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। देखो ये नोट बनाए, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। दो क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर हम लोग, बट ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियर इंपल्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिस्टेंस के साथ,
तो आपको मिल जाती है एंगुलर इंपल्स, मतलब ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हो गया? हो गया क्या? अब इसका एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ऐसे हिंज है और एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये सब हमने रखा है टेबल के ऊपर। कहाँ रखा है? मतलब एमजी कोई लफड़ा नहीं है, टेबल स्मूथ है, सब कुछ है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं। इस रॉड का मास है एम, लेंथ एल, वगैरह वगैरह। इसको तुरंत ही हमने जो है यहाँ पे एक इम्पल्स दे दिया। अच्छा, इम्पल्स का, अरे यार सिंबल जे होता है ना यार, पी क्यों लिख रहा हूँ पागल है। नाम कुछ भी रखो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट सिंबल जनरली इम्पल्स का हम लोग जे रखते हैं। पी तो चेंज इन मोमेंटम का होता है ना वो। सिंबल कुछ भी हो, नाम याद रखना, लीनियर इम्पल्स है वो। लीनियर इम्पल्स का सिंबल जे था। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंबल सिंबल तो चेंज होते रहते हैं, अपनी मन से ले सकते हैं। यहाँ पे सिंबल में जे ही बोल रहा हूँ, इम्पल्स लगी है रॉड के ऊपर। इम्पल्स म्हणजे आपने का झटका ना। जैसे रॉड रखा हुआ था, उसको कुछ तो फेंक के मारो, ऐसे गोटी बीटी फेंक के मारे तो उसको झटका लगेगा। वही तो इम्पल्स है, और क्या है कि नहीं? तो इसको इम्पल्स दिया हमने। कैसे इम्पल्स दिया? तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये आपका है 3L/8। कितना है ये? 3L/8। तो इस तरह से इम्पल्स दिया क्या? तो इम्पल्स देने के बाद आप देख सकते हो कि रॉड के साथ क्या होगा। रॉड तुरंत ही क्या होने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। एक नया ओमेगा मिलेगा उसको। पहले रेस्ट में था रॉड, इम्पल्स की वजह से वो क्या करने लग जाएगा? अरे बोलो ना, घूमने लग जाएगा। तो आपको ये ओमेगा निकालना होता है। आपको क्या निकालना होता है? सबसे लल्लू सवाल देखो ध्यान से। तो हम लोग ने अभी क्या बोला था कि कैसे करना है? ये फॉर्मूला लगेगा ना, इम्पल्स को मल्टीप्लाई। इम्पल्स मतलब है क्या एक्चुअली, ये पता है क्या है? ये है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी, है कि नहीं? तो इसको अगर मैं ये डिस्टेंस लगा दूं, ये वाला कितना है 5L/8, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल टॉर्क डॉट dt। इंटीग्रल क्या बन जाएगा? टॉर्क डॉट dt। वही तो कर रहे हैं हम लोग। तो इम्पल्स को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर इम्पल्स आ जाता है। कितना आ जाता है? एंगुलर इम्पल्स। सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, और मैंने सही लिखा है सब लोग देखो। J × 5L/8 किसके अबाउट निकाल रहा हूँ मैं? हिंज के अबाउट ना। क्यों निकाल रहा हूँ हिंज के अबाउट? क्योंकि हिंज भी फोर्स लगाती है, और हिंज के फोर्स से मेरे को बचना है, तो जानबूझ के हिंज के फोर्स के अबाउट ही क्या लिख रहा हूँ? इम्पल्स लिख रहा हूँ, टॉर्क लिख रहा हूँ, सब कुछ उसी के अबाउट लिख रहा हूँ। समझ में आया? तो J × 5L/8 ये बनेगा आपका क्या? ये एंगुलर इम्पल्स है। ये क्या है? ये लीनियर इम्पल्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स बन गया ये। और एंगुलर इम्पल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ही आएगा डायरेक्ट, इनिशियल तो जीरो था। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? mL²/3 इंटू ओमेगा। यार रॉड एंड से जा रहा है ना वो, mL²/3 मोमेंटम आई ओमेगा ना, प्योर रोटेशन है। क्या तो जिंदा हो सब लोग? ये आ गया? अरे आ गया नहीं ये? तो एक तरह से हो गया ये, यहाँ से ओमेगा आ जाएगी लाइन में। समझ गए सब लोग? अब एक और केस लेता हूँ। ये रॉड ऑलरेडी घूम रहा था ओमेगा नॉट के साथ। अभी इम्पल्स क्या करेगी? तो हम लोग अभी इसके बाद बोल नहीं सकते कि इम्पल्स छोटी मोटी होगी तो रॉड ज्यादा ध्यान नहीं देगा, अपना स्पीड कम करके घूमेगा। भयंकर इम्पल्स होगी तो पलटा भी नहीं सकता उसको। तो हमें फाइनल ओमेगा नहीं पता है, तो हम एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम। मान लो फाइनल ओमेगा ऐसा है, मान लो ऐसे कर दिया, और आंसर निकालेंगे। आंसर निगेटिव आए तो उल्टा सही, पॉजिटिव आए तो फिर सही है। तरीका वही रहेगा लेकिन ना। यहाँ पे फिर फाइनली क्या आएगा? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आएगा। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे डायरेक्ट हमने फाइनल मोमेंटम लिख दिया ना, एंगुलर मोमेंटम, उधर चेंज आएगा बस। कर लोगे ना सवाल? तो ये पहला वाला एग्जाम्पल तो आप लिख लो। यहाँ से अपने को ओमेगा मिल जाएगा, लिखो, ये हो गया इतना ही। और ये बात अच्छे से लिखना कि इम्पल्स मैंने जानबूझ के ओ पॉइंट के अबाउट ही क्यों निकाली? क्यों निकाली? क्योंकि वहां पे कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं? हिंज फोर्सेस, जिनके बारे में हमें नहीं पता। उनके टॉर्क से बचने के लिए उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, उसी पॉइंट के अबाउट इम्पल्स निकालो। किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं चलेगा।
क्योंकि फिर हिंज फोर्स का टॉर्क हमें नहीं पता है, अननोन हो जाएगा वो। कल हमने जो क्वेश्चन किया था ना एंगुलर मोमेंटम का, वो ऐसे घूम कोन में घूम रहा था वो सब, उसको भी मैंने रिकॉर्ड करके मैकेनिक्स के एडवांस सीरीज में डाल दिया है। सेकंड वीडियो लेक्चर जब आएगा तो उसमें आप उसको रिवाइज कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा वो, बार बार देखिए। तो अल्टीमेटली हमने आज ये सीखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग गया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लगा तो किसका फायदा लेंगे हम लोग, इम्पल्सिस का फायदा लेके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। हो गया। मुझे डाउट आ रहा है हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रॉपर आंसर निकाल के मुझे कंफर्म करके बताओ। वो क्वेश्चन वैसे दूंगा मैं, पहले घूम रहा था फिर बाद में इम्पल्स लगी तो क्या होगा, है ना, वैसा क्वेश्चन। दो के क्वेश्चन। रॉड के सेंटर पे जो है हिंज है, और रॉड का मास m है, इक्वल टू 1 kg, लेंथ इज इक्वल टू √12 मीटर, ताकि आई बना जाए। और यहाँ पे रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे नहीं था, सॉरी, इसको तो घुमाना है अपने, ये घूम भी रहा था साला। ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड के साथ घूम रहा था। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इम्पल्स लगा दी, ऐसे लगा दी इम्पल्स। जे इज इक्वल टू इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स का यूनिट, सॉरी यूनिट, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ना, मोमेंटम तो यूनिट का है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हटो देगा, ये आ गया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना इम्पल्स हमने इस पे लगा दिया। तो आपको निकालना है फाइनल ओमेगा। करो। डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस जो है, लेंथ तो हमने √12 ली है ना, ये डिस्टेंस आप ले लो L/3। L/3 का तो है L/2 तो यही हो जाएगा ना, L/6 ले लो। ये √12 ना, तो था, एक मिनट, ये L की वैल्यू पता है कितनी लोगे, 12 ले लो सिंपल, 12 मीटर। ओमेगा फायनल दिशा त्याची आणि व्हॅल्यू सगळं सांगायची, क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज काय होती बघा। लवकर करा, जेई मेन नीट में यही क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर कुछ नहीं जाता। फाइनल ओमेगा कैसा है ये आपको खुद को एज्यूम करना है और उसके अकॉर्डिंग टू सॉल्व करना है। अगर वो पॉजिटिव आया तो आपने एजम्पशन जो लिया था वो सही था, निगेटिव आया तो आंसर सही है, लेकिन वो साइन चेंज कर दो उससे, निगेटिव आया।
वन से रख लेना, माइनस में रख लो। -1 आ रहा है मेरा, इसका मतलब सिंपल है, dt में आया, तो मैंने ऐसे माना था उसको। फाइनल आंसर होगा ऐसे, 1 रेडियन पर सेकंड, इसको उल्टा आ गया सबका। ठीक है, यही आएगा आपका मेंस और नीट में। जल्दी से करो, कितने लोग आ गए आंसर 1 उल्टा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको जो है मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आपको जे एडवांस का पीवाईक्यू सॉल्व करना है और आप बोलोगे इतना आसान कैसे आ गया। आप लोग क्या बोलोगे, इतना आसान कैसे। और बड़ा ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है। दिख रहा है सबको, क्या बोला है पहले ध्यान से देखो। ये ओ से लेके यहाँ तक रस्सी है, मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है। उसके आगे एक रॉड रखी, रस्सी की लेंथ भी एल है, रॉड की भी लेंथ क्या है, एल। A thin uniform rod of length and certain mass, इसके मास नहीं दिया। और फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। विथ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, वो सब बता दिया मैंने, तो अभी उसी का दिखाया आपने को। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पाइवोटेड टू पॉइंट ओ, मतलब रस्सी यहाँ बांधी हुई है, यहाँ पे हिंज फोर्स लगेंगे वो पॉइंट पे, किराए वगैरह। इफ हॉरिजॉन्टल इंपल्स पी imparted to the rod at distance is equal to L by N from the midpoint of the rod, तो ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट ऑफ रॉड दिख गया सबको। यहाँ से डिस्टेंस ये कितना है लाल वाला, ये L by N दिख रहा है, एक्स। यहाँ पे इंपल्स लगी है, इस इंपल्स के कारण क्या करेगा, रॉड घूमना चालू कर सकता है ना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व्स टुगेदर अराउंड द पॉइंट ओ। इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग और रॉड दोनों एक साथ, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे वाकड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बराबर ऐसे ही मूव करेंगे। बहुत सारे केस बन सकते हैं ना, हो सकता है रस्सी ऐसी रहे, रॉड ऐसे पिचक जाए, कुछ वाकड़ा टेढ़ा हो जाए, अटक जाए उसमें। और इन्होंने क्या बोला है, हमने इस तरह से इंपल्स लगाया है कि जानबूझ के क्या होगा, बराबर ये ऐसे है ना, ये ऐसे घूमेगा। मतलब रस्सी भी उसी तरह से ओरिएंटेशन मेंटेन रहेगा, रस्सी और रॉड का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा घूमने का। समझ में आया, सिंपल है। रस्सी मासलेस है, उसके ऊपर ध्यान मत देना, वो एग्जिस्ट नहीं करती, मासलेस है ना, स्ट्रिंग है। अब उसके बाद हमने क्या बोला, विद रॉड रिमेनिंग अलाइंड विद रस्सी, मतलब वो टुगेदर मूव करेंगे पूरे एक साथ ऐसे। तो आपको निकालनी वैल्यू ऑफ एन। एन मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल बाई एन है ना, बेसिकली एक्स निकालना है, एल मिल जाएगा आपको। एक्स निकालना है, एन मिल जाएगा। कर पाओगे क्या, करो। बड़ा आसान है, आप ध्यान से बेसिक से करोगे ना, सब बेसिक लग रहा है। एक चीज शायद मुझे लगता है आप सोच नहीं पाओगे, तो मैं हिंट दे देता हूँ। ये जो पी है ना, इससे आपको क्या मिलेगा, एंगुलर इंपल्स मिलेगा। इसी पी से आपको एक और चीज मिलेगी, बताओ क्या। इसी पी से आपको एक और चीज मिलेगी, एक तो आप निकालोगे, अभी सिखाया मैंने जस्ट, एंगुलर इंपल्स। एक और क्या मिलता है, पी क्या है, इंपल्स है ना, इंपल्स से क्या मिलता है जनरली, इंपल्स से क्या मिलता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो यार पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हो ना। मोमेंटम मतलब किसका, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स ये ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, प्योर रोटेशन करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के पास भी स्पीड आएगी ना कुछ तो। यार, तो वो पी से आपको वो स्पीड भी मिल जाएगी, तो पी आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी दे देगा, और पी आपको इंपल्स भी दे देगा एंगुलर वाला, दोनों पी दे देगा, बस आंसर आ जाएगा। करो।
सिंपल सा है, 2 लाइन में आ जाता है ये तीन इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सबसे इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। लिटरली एक लाइन में आंसर आ रहा है। इस तरह से रॉड था देखो, और आफ्टर द इम्पैक्ट की डायग्राम बना रहा हूँ मैं। लेट से ओमेगा से घूमने लग गया पूरा सिस्टम, कितने से घूमने लग गया, ओमेगा से। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, उसके पास कितनी स्पीड आएगी? हाँ, पी बाई एम आएगी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल टेंशन कितना था रॉड में, 0 था। तो जब इम्पैक्ट लगा टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इम्पैक्ट लगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चुपचाप ही रॉड रखा हुआ था, रस्सी तो थी नहीं ना, क्योंकि टेंशन 0 है उसका। तो इम्पैक्ट जब लगा होगा तो तुरंत सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड आई होगी, कितनी आई होगी? पी बाई एम आई होगी। कैसे निकाला कि मोमेंटम कितना आएगा इस बॉडी का? एम भी आएगा ना, एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो। तो वो तुरंत तुरंत ही हम लोग क्या बोलेंगे, पी बाई एम आ गई, स्पीड कितनी स्पीड आ गई? पी बाई एम। तो बी इक्वल टू यहाँ पे पी बाई एम आ गई जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। फिर वो रस्सी का टेंशन आएगा, फिर वो चेंज होगी वगैरह, वो आगे की बात है कि नहीं? इनिशियली टेंशन तो 0 था, तो पी बाई एम स्पीड आ गई। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक और चीज, ये डिस्टेंस कितना है? 3 L/2। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 L/2 ओमेगा आर ओमेगा। कैलकुलेशन करेगा ना वो, बोला तो है क्वेश्चन में सब ऐसे घूमेगा। समझ में आया क्या? यहाँ से ओमेगा निकल गया, 2p/3 ml। कितना निकल गया? 2p/3 ml, ओमेगा आ गया। अरे बोलो। अब क्या करना था, क्योंकि ओमेगा आ चुका है ना, क्योंकि ओमेगा आ चुका है, तो मैं अब इक्वेशन लिखता हूँ टॉर्क वाली। कौन सी इक्वेशन लिखता हूँ? एंगुलर इंपल्स कितना लगाए, तो एंगुलर इंपल्स लगाए p इंटू 3L/2 प्लस एक्स। ये एंगुलर इंपल्स है देखो, लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। लीनियर इंपल्स कहाँ लगी है? 3L/2 प्लस एक्स पे लगी है देखो, रहेगी नहीं? इज इक्वल टू क्या आएगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, प्योर रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? इस वो पॉइंट के अबाउट ना। अरे बोलो, सब वो प्योर लिखा रहे। वो पॉइंट के अबाउट ये रॉड ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? पहले आपको निकालना पड़ेगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml² बाय 12 है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास वाला करेंगे ना, ml² बाय 12 प्लस md² बराबर टी कितनी है? सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस 3L/2 है ना, उसका स्क्वायर आएगा 9L² बाय 4। ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं? इंटू ओमेगा सब। पी की वैल्यू यहाँ से डाल दो, या किसकी वैल्यू डालोगे? हाँ, पी की वैल्यू यहाँ से डाल दो चाहे तो, इससे पी की वैल्यू डाल दो उसमें, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, एक लाइन आंसर। हो गया? जोर से बोलो। तो क्लियर। केलन स्क्वायर, बस हो गया, इतना लिखना था, खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिख पाओगे ना। इसके अबाउट रॉड घूमता तो कितना था? ml²बाय 12। अब पैरेलल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ओ से जाने वाली, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखना कौन सी बड़ी बात है? ml² बाय 12 प्लस m इंटू 9L² बाय 4, है कि नहीं? इसको सॉल्व करो, बराबर 8 आ जाएगा आपका आंसर एक्स्ट्रा। ऐसे किया था ना।
सॉल्व करने से आ रहा है कि एल/18 उसको? एल/18 आएगा ना आंसर एक्स का, की वैल्यू 18 आएगी। हो गया सबका? है कुछ अभी? कोई डाउट है क्या आपके? डाउट है क्या, जल्दी बताओ। और बैलेंस करें ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक गए। समझ नहीं आ रहा क्या? कहाँ चालू करना है, कुछ समझ ठीक है। ये हो गया सबका? क्वेश्चन है देखो आपके पास यहाँ पे, एक वॉल है इस तरह से, ग्राउंड फ्लोर है ऐसे, यहाँ दबा के फ्रिक्शन है ग्राउंड पे, और एक टेढ़ी रॉड इस तरह से रखी हुई है। रॉड यहाँ पे रखा हुआ है, इस रॉड का एंगल थीटा है, ये तो टॉर्क का इक्वेशन है सिंपल सा है। और रस्सी जो है इस तरह से देखो, रस्सी यहाँ बांधी हुई है 90 डिग्री टर्न लेके इसमें। यहाँ पे मास लगा हुआ है, कैपिटल है, ये पूरा डायग्राम। इसका मास स्मॉल है, और रॉड की लेंथ ये है, तो ये क्वेश्चन है देखो, मतलब इस तरह से है। यहाँ पे हिंज नहीं है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन ने रोक रखा है इसको। किसने रोक रखा है? फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है, मतलब वो वेल्डिंग नहीं किया, ऐसे ही रेस्ट पे आता है। कल भी ऐसा क्वेश्चन था ना, वो घूम रहा था ऐसे ही अपने आप। वो सब है। यहाँ पे अपने को दो तीन चीज निकालनी है, एक तो कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम शब्द आते हैं, आप समझ जाओ फ्रिक्शन क्या लगने वाला है, मैक्सिमम। तभी कोई तो मैक्सिमम आएगा ना, बाकी सब तो कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन ही वेरिएबल होता है। तो मास मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा, है कि नहीं? और क्या पूछा है? तो आप क्या? हाँ वो तो आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स वगैरह निकालोगे आप, एक बार एपीडी बन जाएगा। तो रॉड की एपीडी बनानी है, फिर से चालू करते हैं। रॉड की एपीडी बनाना सिंपल है, यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा ना, यहाँ पे क्या लगेगा? mg लगेगा बेटा, है कि नहीं? एक टेंशन इस तरफ लगेगा और एक टेंशन इस तरफ लगेगा रॉड। रॉड की एपीडी बना रहा हूँ, रस्सी मत देखना, सिर्फ रॉड को देखो, सिर्फ इसको देखो। और ये टेंशन होगा कैपिटल एम जी के बराबर, कितना होगा? ये भी कैपिटल एम। अच्छा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में, कौन बताएगा? टॉर्क बैलेंस करने के लिए देखो ना, फ्रिक्शन कहाँ जाएगी? सोचो जरा। लेफ्ट ना, राइट ना? कशामुळे? रॉड आपोआप खाली पडायची टेंडेन्सी असेल ना, है कि नहीं? तो उसको रोकने के लिए जो है, अ, मेरे ख्याल से इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, लेफ्ट को लगेगा ना, ये फ्रिक्शन आएगा। और ये फ्रिक्शन हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम लेंगे, कितना लेंगे? क्यों लेंगे मैक्सिमम? क्योंकि आपने को एम के वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, तो डायरेक्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन ले देते हैं, जो कि कितना होता है, म्यू एन ना।
एन कितना आएगा, तो एन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट बोलो मत उसको। एफ मैक्स इक्वल टू ये म्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो है एफबीडी बनाते हैं, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करो फटाफट। वर्टिकल में नीचे की तरफ दो फोर्स है, एम जी प्लस कैपिटल एम जी, सही है क्या? इज इक्वल टू अकेला नॉर्मल है देखो, सही है ना। आप जो है आप क्या करें इसमें, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करने की जरूरत है क्या? हाँ, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे यार, ये टी और ये एफ बैलेंस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन म्यू इंटू एन, एन मतलब ये ना, तो यार एन मतलब ये ना, एम प्लस एम इंटू जी। तो क्या लिखा मैंने, म्यू इंटू एन लिखा, दैट मस्ट मैच विद अगेन कैपिटल एम जी। हो गया है तो यार, हो गया ना, इसमें से क्या एम निकालना है अभी, निकल जाएगा M, ठीक है, डायरेक्ट निकल गए तो इसमें क्या निकालना था, एक लाइन निकल गए तो आंसर चेक करो। मैं ऐसे निकाल लेता हूँ एक बार, आपको खत्म हो जाएगा। म्यू स्मॉल एम बस म्यू कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एम, म्यू स्मॉल एम इक्वल टू कर गया 1 माइनस 3 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू स्मॉल एम कैपिटल, ऐसा आंसर है नहीं? तो आगे क्या आगे, कैपिटल एम से आगे नहीं तो, और कोई फोर्स मिस करेगा मैंने, तो गलती की मैंने। लगता है फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं कहना था। फ्रिक्शन को एफ ही लेना चाहिए, मैक्सिमम नहीं लेना। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लेगा तो एम मैक्सिमम क्या जाएगा? आंसर में क्या क्या है और, मतलब कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम है क्या आंसर में? स्मॉल एम है, म्यू है, और थीटा भी है क्या? फ्रिक्शन मैक्सिमम तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो एम मैक्सिमम आएगा कैपिटल एम। पहला क्वेश्चन यही पूछा है क्या, कैपिटल एम मैक्सिमम चाहिए ऐसे कुछ? दूसरा पूछा है पहला क्वेश्चन, पहले वाला में क्या पूछा है, क्या निकालना है? हाँ, तो एम मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। चलो भाई, नहीं तो यार एक गलती क्या करती है, एफबीडी ऐसी बनेगी उनकी पोस्ट बॉल डायग्राम, उसकी एफबीडी का है, सोल्यूशन का है उसका, सोल्यूशन होगा ना उसका पीछे। तो यहाँ पे सब हो गया, क्या करता है, फ्रिक्शन तो लगा दिया, टेंशन भी लगा दी, और क्या फोन बचे, डायरेक्ट एनएलएम से आगे। कौन सी बुक है, सीक्रेट क्या है क्या? पिक्चर कौन सी? एफपीडीएसी बने देखो, अलग एफपीडी चेक करो, ऐसी बने कुछ अलग है, ऐसी बनी है। तो आगे तो आपसे क्या निकाल रहे हो? तो यार एन एम के एफ वाला भी सही आता है। टॉर्क का क्यों लगाया आपको बटन, जोर से बोलो। नहीं, टॉर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती, आंसर तो आ गया ना, मेरा पॉइंट ये है। टॉर्क निकाल सकते हैं हम लोग, बट आंसर अगर आ गया तो टॉर्क तो निकालो।
सही तो है, मतलब इसका आंसर सही है, पॉइंट ये, बट ये भी कुछ गलत नहीं है, चलेगा क्या? इन्होंने जो आंसर निकाला है वो टॉर्क से निकाला है, वो हम भी कर सकते हैं, बट मुद्दा ये है कि क्या जरूरत है, तो आंसर आ गया, निकाल लीजिए। ओ रुको रुको, इन्होंने क्या बोला है पता है क्या, वेरी इंटरेस्टिंग। टी और एम जी अलग अलग दिया है। हाँ, यहाँ पे गलती होगी, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड टेंशन टी है ना, तो आड़वे को टी डैश दिया है, सेम नहीं लिया है। पता नहीं क्यों, क्वेश्चन ही चेंज हो गया अभी तो, एक बार क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन क्या है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि यहाँ का टेंशन एम जी है ना, यहाँ का एम जी नहीं है, अलग है। ऐसे कैसे बोल दिया पता नहीं, देखना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कुछ होगा तो। फिर तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, मैंने जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। Upper end produces 90-degree bend in a very rough rope tied to the wall. Rough rope, very rough rope, क्या मतलब इसका? रफ रोप मतलब रोप में फ्रिक्शन है क्या ऐसे? रोप, रोप में अगर फ्रिक्शन है तो फिर मात्र फिर तो लगा हो जाएगा। हाँ हाँ वही है। देखो, थोड़ा तो नया प्रॉब्लम क्या है, रफ रोप का मतलब पता है क्या होता है? अगर हम रोप की एपीडी बनाए, रोप की, ये रोप ऐसे है और यहाँ पे बेंड हो चुका है ना ऐसे, तो अगर मैं किसकी एपीडी बना रहा हूँ, मैं रोप की बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखें। रोप की एपीडी में हम देखेंगे कि ये एंड इसके कांटेक्ट में ऐसे, तो ये तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा ना, तो रस्सी चाहेगी कि स्लाइड करना है नीचे से, तो रस्सी को रोकने के लिए फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, देखो। ये फोन ये किसने किस पे लगाया? रॉड ने लगाया रस्सी के ऊपर, समझ में आया? क्योंकि रस्सी नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, तो रॉड ने उसको रोका एक प्रकार से। अब ये रस्सी किधर जाने की कोशिश कर रही है, सब गिर रहा है नीचे से, ये फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। तो रॉड दो प्रकार के फ्रिक्शन लगाएगा और फ्रिक्शन पैरेलल टू रस्सी लग सकता है कि नहीं? मतलब रस्सी के ऊपर फोर्स आ गई, इसीलिए इधर का टेंशन और इधर का टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये टी डैश होगा बेटा, क्या होगा? फिर तो ये सब गलत हो गया जो हमने लिखा था, रफ हमने पढ़ा नहीं ध्यान से, मैंने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे जो है फिर तो इक्वेशन बहुत अलग बनेगी, पता है कैसे बनेगी? फिर तो अपने को टॉर्क का घुसना ही पड़ेगा, तो टी डैश अगर अलग है तो पूरा सीट गेम हो गया। देखो, टी डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू एन, क्या लिख सकते हैं? म्यू एन। और एन को क्या लिख सकते हैं? एन को सही लिखा था हमने, एन को एम प्लस एम जी लिख सकते हैं, है कि नहीं? वर्टिकल में यही बोलते हैं ना, एन ए एम जी और ए एम जी दोनों, टेंशन भी एम जी है टी वाला, ये टी डैश अलग है। अब इनको इक्वेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो दो इक्वेशन आ गए अपने पास। कितने वेरिएबल है? वेरिएबल कितने हैं? नॉर्मल भी वेरिएबल है ना, अपने को क्या निकालना था वैसे, क्या काटे थे? हाँ, एम काटे थे ना, एक एम भी वेरिएबल है, तो टॉर्क इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मतलब। तो टॉर्क इक्वेशन लिख लेते हैं क्या इसमें? किस पॉइंट के अबाउट लिखना है? इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, क्यों? दो फोर्स है ना वहां पे, या इसके अबाउट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टी डैश अपने को इन्वॉल्व कर लिया हमने ऑलरेडी, तो इसके अबाउट लिखते हैं। तो इसके अबाउट नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क की, तो इसका कितना आएगा एम जी का? एम जी L/2 कॉस, नहीं रही, ठीक है, हाँ कॉस थीटा, और उसी में ऐड होगा कैपिटल एम जी एल कॉस थीटा। कैपिटल एम जी कैसे है ना ये, लेकिन दोनों कैसे होंगे, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? दोनों एक साथ है, देखो ये, और बेचारा टेंशन अकेला संभाल रहा है उसको, टी डैश, तो इज इक्वल टू टी डैश का टॉर्क। टी डैश का टॉर्क कितना आएगा? टी डैश इंटू एल साइन थीटा आ जाएगा, ये वर्टिकल, एल साइन थीटा। समझ में आया?
दोनों टेंशन अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरह से ही आ गया। अब जो है तीन इक्वेशन आ गए ना अपने पास। अब इनको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा आराम से, मतलब टी डैश को पहले उड़ाना पड़ेगा इसमें से। टी डैश का क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू एन ना, तो म्यू एन एल साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। टी डैश क्या लिखा था, म्यू एन लिखा था ना, हाँ सही है। और फिर एन की वैल्यू भी यहाँ से डाल सकते हैं, एम प्लस एम जी वाली, है ना। तो एम जी L/2 कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम जी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू ब्रैकेट एन की वैल्यू डालो, एल की वैल्यू एम प्लस एम जी एल साइन थीटा, ऐसे आएगा। तो यहाँ से अपने को फिर कैपिटल एम मिल जाएगा सॉल्व करने से, वो गंदा सा बड़ा सा आंसर आएगा। ठीक है, यही है बस। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये रफ है तो दोनों टेंशन सेम नहीं होंगे, इतना सा था। अगर सेम होते तो फिर तो मैंने वो पहले आंसर निकाला था ना, वो सिंपल वाला वही आ जाता, मतलब उसमें टॉर्क लगता ही नहीं, सेवन लेंथ हो जाता। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो।